हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8th ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। बड़ा नाम है, चैप्टर में थोड़ा सा बड़ा है, पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते तो चालू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लैंड के बारे में। लैंड जो है वो 30% एरिया कवर करता है अर्थ सरफेस का, 70% वाटर, 30% लैंड। अब इस 30% में से भी पूरा मतलब 30% में से भी बहुत कम ऐसा हिस्सा है जो हैबिटेबल है, जहाँ लोग रह सकते हैं। पूरे हिस्से में लोग नहीं रह सकते और इसी वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में। ऐसा क्यों? लैंड के डिफरेंसेस के कारण। अब जो एरियाज हैं डेजर्ट के और फॉरेस्ट के, वो बहुत स्पेर्सली पॉपुलेटेड है, मतलब वहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है। वहीं जो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड के, वो है रिवर वैली के पास में या फिर प्लेन एरियाज में। रिवर वैली के पास क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी रहता है और पानी से एग्रीकल्चर होता है। तो ये एरियाज डेंसली पॉपुलेटेड है। मैं बताऊँ कौन सा एरिया है? जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। और उसके पास में कौन सी रिवर है, कमेंट्स में बताना, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लैंड यूज़ के बारे में। तो लैंड के क्या क्या यूज़ होते हैं? लैंड इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड, बहुत सारी चीज़ें है ना। अब इसके फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं लैंड यूज़ को। तो वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल फैक्टर होता है और ह्यूमन फैक्टर होता है। फिजिकल फैक्टर में क्या आएगा? टोपोग्राफी आएगा, सॉइल आएगा, क्लाइमेट आएगा, मिनरल्स आएगा। तो टोपोग्राफी मतलब टाइप ऑफ लैंड, जैसे समझो कि माउंटेन्स एक टोपोग्राफी में आएगा, प्लेट्यू आएगा, प्लेन। तो ये डिफरेंट टाइप की टोपोग्राफी हो गई। अब वो फैक्टर है एक जो अफेक्ट करता है लैंड के यूज़ को। माउंटेन्स पे हम अलग यूज़ करेंगे और प्लेन्स पे अलग यूज़ होगा उस एरिया का, उस लैंड का। सॉइल भी डिफर करता है। अगर सॉइल फर्टाइल है तो हम उस पर एग्रीकल्चर करेंगे, अगर फर्टाइल नहीं है तो हम उसे दूसरे पर्पस, बिल्डिंग्स बनाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट इज़ वेरी एसेंशियल। कोई बहुत ही ज़्यादा गर्म क्लाइमेट है किसी जगह का, तो वहाँ पे शायद लोग कम रहें, या मतलब सीवियर का बोल रही हूँ मैं, जैसे 45-50 डिग्रीज जा रहा है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। ज़्यादा कोल्ड है जैसे लद्दाख के साइड पे, तो वहाँ बहुत कम पॉपुलेशन है, समझे। मिनरल्स जहाँ है, अगर हमें पता है तो उस जगह पे थोड़ी ना हम बिल्डिंग्स बना देंगे, मॉल्स बना देंगे, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे हम खुदाई करेंगे, मिनरल्स निकालेंगे, ठीक है। वाटर भी एग्रीकल्चर के लिए बहुत यूज़फुल है। तो जिधर वाटर बॉडीज रहेगी उधर साइड पे लैंड ज़्यादा पॉपुलेटेड रहेगा। सेकेंड आता है ह्यूमन फैक्टर्स, उसमें आएगा पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी। पॉपुलेशन वही चीज़ है कि जहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ रहेगी वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगी। और वही टेक्नोलॉजी, कुछ एरियाज ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली और बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बनाया गया, जैसे दिल्ली है और कितनी अर्बनाइज सिटीज़ है, बिल्कुल सोच समझ के लैंड को यूज़ करा हुआ है कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ वैसा होना चाहिए, समझ रहे हो। और भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है लैंड, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट लैंड और कमिटी लैंड, ठीक है। प्राइवेट लैंड वो है जो एक इंसान, एक इंडिविजुअल ओन कर सकता है। जैसे आपका घर आप ओन करते हो, आपके मम्मी पापा रहते हैं, आप रहते हो, आपका ही है, वो धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके नहीं रह सकता उसमें, ठीक है। वही आएगा कमिटी लैंड। तो कम्युनिटी लैंड में क्या होता है, वो एक गवर्नमेंट ओन थिंग रहेगी, ऐसा समझो। जैसे मंदिर है, जैसे सड़क है ना। इन सारी जगहों पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, बहुत सारे कॉमन यूज के लिए है ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट, नट्स, आपकी सब्जी मंडी देख लो, ये भी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे। कमिटी ओन्ड लैंड है ये, ठीक है। इसे हम कहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ये याद रखना। अब आते हैं हम थ्रेट्स टू लैंड रिसोर्स। हमने देख लिया कितना यूजफुल है, कितनी सारी चीज़ें हम कर पाते हैं लैंड रिसोर्स से, पर थ्रेट्स क्या है? फर्स्ट आएगा हमारा लैंड डिग्रेडेशन, जो कि बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेड होता जा रहा है डे बाय डे। हम पेड़ काट रहे हैं, हम मान ही नहीं रहे हैं, जिस वजह से डिप्लीशन हो रहा है लैंड का, लैंड की क्वालिटी बहुत बिगड़ती जा रही है। लैंडस्लाइड्स क्या होता है कि अ मास ऑफ अर्थ, रॉक और डेब्रीज दैट मूव डाउन द स्लोप। माउंटेन एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है
कि अगर किसी रीज़न से अगर वहाँ की मिट्टी नीचे आने लगे, एकदम नीचे गिरने लगे वहाँ के रॉक्स या ऐसा कुछ, उसे लैंडस्लाइड्स कहेंगे। ये हो रहा है। और सॉइल इरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। सॉइल इरोजन क्या होता है? वॉशिंग अवे ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, इसे हम सॉइल इरोजन कहेंगे। डेजर्टिफिकेशन मतलब बंजर जमीन, है ना, एकदम डेजर्ट जैसी रूखी सूखी हो जाना। तो ये सारी चीजें हो रही हैं हमारे लैंड पे। अब इसे प्रिजर्व करने के लिए क्या करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। हमें क्या क्या करना चाहिए कंजर्व करने के लिए। पहला आएगा एफॉरेस्टेशन। एक लंबे स्केल पे बहुत सारे ट्री को प्लांट करने को हम कहेंगे एफॉरेस्टेशन। लैंड रिक्लेमेशन मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ डिग्रेडेड लैंड। अगर कुछ करके हम कुछ नाइट्रेट्स डाल के, फर्टिलाइजर्स डाल के अगर हम उसे अच्छे से वापस से लैंड को उपजाऊ बना सकें, तो ये चीज़ हमें करनी चाहिए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हम अगर क्रॉप्स उगा रहे हैं तो कल्टीवेशन कर रहे हैं और हम एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं केमिकल्स का, फर्टिलाइजर का, उससे भी क्या होता है, लैंड की क्वालिटी ख़राब होती है। वो नहीं करना है, हमें रेगुलेटेड यूज़ करना है, जितनी ज़रूरत है बस उतना ही यूज़ करना है। और लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, चेक ऑन ओवरग्रेजिंग। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या होता है? सॉइल is a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth। ठीक है, ये डेफिनेशन है सॉइल की। जो मिट्टी होती है हमारी, जो ग्रेनी सब्सटेंस होता है, जो अर्थ की पूरी सरफेस कवर किया हुआ है, उसे हम सॉइल कहते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदरिंग रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। 3 चीज़ों से मिलकर बना है सॉइल। ऑर्गेनिक मैटर से, ऑर्गेनिक मैटर में क्या आएगा, हमारी घास फूस, मतलब जो सूखे हुए पत्ते हैं, और स्ट्रॉ है, अगर डेड बॉडीज है एनिमल वगैरह इनकी, तो ये एक ऑर्गेनिक मैटर हो गया उससे। और मिनरल्स, जो आप जानते हैं मिनरल्स के बारे में। और तीसरा आ जाएगा वेदर्ड रॉक। वो होते हैं वीक और ब्रोकन रॉक्स, उन्हें हम वेदर्ड रॉक कहेंगे। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग एक प्रोसेस है जिसके कारण ये होता है। The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. Right mix of what? Minerals and organic matter. ये इन दोनों का right mix रहता है तो soil हमारा बनता है fertile। ठीक है। अब factors of soil formation। क्या क्या factors होते हैं soil formation के? सबसे पहला होता है parent rock। जो soil जिस rock से बनता है वो कहेंगे हम उसे पेरेंट रॉक। वो डिटरमाइन करता है उसका कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें डिटरमाइन होता है। और आएगा फिर हमारा क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में ये कि टेम्परेचर कैसा हाई रहेगा, रेनफॉल्स, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करेगी। रिलीफ आ जाएगा, एल्टीट्यूड, स्लोप, डिटरमाइनिंग ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये सब। फ्लोरा फाउना वहाँ का किस रेट पे माइक्रोब्स काम कर रहे हैं उस टाइम पे, तो उससे ह्यूमस फॉर्मेशन होगा। और टाइम, फॉर श्योर टाइम तो लगता है इस प्रोसेस को होने में। एंड जो टाइम डिटरमाइन करता है कि थिकनेस क्या रहेगी सॉइल की। ठीक है। देन अब हम पढ़ेंगे सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में। तो सॉइल किन किन कारणों से डिग्रेड हो पाता है? तो उसका है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ये सेम चीज़ हमने अभी पढ़ी थी हमारे थ्रेड्स टू लैंड रिसोर्स के बारे में। तो आई होप आपको समझ आ गया है, एक बार में रिपीट नहीं कर रही। सॉइल कंजर्वेशन के मेजर्स देखेंगे। आई मीन मैंने डेफिनेशंस पीछे आपको बता दिए, तो जस्ट गो थ्रू दैट। अब सॉइल कंजर्व कैसे करना है? पहली प्रोसेस है आपकी मल्चिंग। ये क्या होता है? अगर कोई भी पौधा लगाया आपने, उसके आसपास आपको स्ट्रॉज, जैसे ये देखो पिक्चर में दिख रहा है, स्ट्रॉज से लगा दिया। अब वो स्ट्रॉज लगा दी, नॉट योर प्लास्टिक स्ट्रॉज, नहीं, जो आपकी जो फॉडर होता है, जो गाय वगैरह खाते हैं, इनको चराने के लिए देते हैं, दैट वन। तो उसको आपने लगा दिया। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर को रिटेन कर पाता है सॉइल ईजीली उस चीज़ से। ठीक है, लंबे टाइम तक मॉइस्चर बना रहता है। सेकेंड आएगा हमारा कॉन्टोर बैरियर्स। ये क्या होता है कि आपने पौधा लगाया, आपका जो भी आप कल्टीवेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल वीट लगाया, उसके बाद
एक रॉक से आपने साइड में बाउंड्री बना दी, जिससे क्या होगा कि बारिश हुई या आपने इरिगेशन के लिए पानी डाला तो वो एकदम बह के नहीं आएगा और सॉइल इरोजन नहीं कराया। क्यों नहीं कराएगा? यहाँ पे ऊपर जहाँ पे आपके पौधे हैं वहाँ की सॉइल बिल्कुल फर्टाइल है। अगर उसमें आपने पानी डाल दिया एकदम बहुत सारा तो वो बह के नीचे आ जाएगा, अगर आपने कॉन्टोर बैरियर्स नहीं लगाए। तो ये भी एक सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है। फिर हम पढ़ेंगे रॉक डैम के बारे में। इसमें क्या होता है कि हम रॉक्स को एक डैम जैसा बना देते हैं, जिससे जो भी पानी का फ्लो रहता है वो रुक जाता है और उसके नीचे जो सॉइल, जो फर्टाइल सॉइल है वो अक्यूमुलेट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे टेरेस फार्मिंग के बारे में। आई थिंक यू नो दिस, है ना। तो क्या होता है इसमें कि जो माउंटेन होते हैं उसे कट कर करके ऐसे स्टेप्स बनाते हैं उस पर, और जो स्टेप्स बनी हुई होती है उस पर हम लगाते हैं हमारे पौधे, हमारा कल्टीवेशन करते हैं। जिस वजह से अगर कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है या बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो रहता है तो वो क्या रहेगा, वो वही जो स्टेप्स बनाए हैं वो वहीं रुक जाएगा और नीचे नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। अब हम पढ़ेंगे 5th वाला, इंटरक्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि एक ही क्रॉप के साथ आपने 2-3 क्रॉप्स लगा दिए, सोयाबीन, गेहूँ, ये दोनों आपने साथ लगा दिए। इससे क्या होता है, सॉइल में प्रोटेक्ट हो जाता है सॉइल इससे भी। ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्टोर प्लॉइंग के बारे में। जैसे कॉन्टोर हमने क्या पढ़ा था, याद दिलाओ, बैरियर्स। हाँ, बैरियर्स पढ़ा था, और साथ में कॉन्टोर प्लॉइंग पढ़ेंगे। पहाड़ है उससे पैरेलल आपने प्लॉइंग कर दी, ये एक नेचुरल बैरियर बन जाता है। अब आ गया हमारा लास्ट वाला, वेरी इजी, शेल्टर बेल्ट्स। इसमें क्या होता है कि तुम्हारी पूरी जो फील्ड है उसके आसपास तुम लगा दो पेड़, बड़े बड़े पेड़, जिससे क्या होगा, ज़्यादा हवा चलेगी, पानी आएगा, फ्लड आएगा, कुछ भी होएगा, पेड़ संभाल लेंगे तुम्हारी फील्ड, तुम्हारे क्रॉप, तुम्हारे सॉइल को कुछ भी नहीं होएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये रीन्यू हो जाता है, रीन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब काय से रिन्यू होता है, हमारी वाटर साइकिल से रिन्यू होता है, पूरी प्रोसेस है। आई होप यू नो। ठीक है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। काय से कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। 30% इज लैंड, 70% इज वाटर। इसी कारण वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है हमारी अर्थ को। अब जो हमारा फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 2.7% है। अभी आपने बोला कि 70% वाटर है, उसमें से फ्रेश वाटर जो हम यूज कर सकते हैं वो है 2.7%। और उस फ्रेश वाटर में भी, ध्यान से सुनना, ये जो फ्रेश वाटर 2.7% है उसमें से भी 70% है आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में, जो कि पाया जाता है एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड में। ठीक है। और वहीं जो बस 1% ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर है, जो कि रिवर्स, लेक्स और वाटर वेपर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वो बस 1% पानी है जिसे हम यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग पर्पस। एंड देन 70%, 2.7% का 70% आइस शीट्स में कवर्ड है, बिल्कुल ग्लेशियर है और एंटार्क्टिका में पाया जाता है, विच इज़ नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, क्योंकि उसकी लोकेशन बहुत सीवियर है, दूर है, हर जगह से एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है, वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। गिव रीजन में आ सकती है ये। तो स्टेटमेंट कह रही है कि वाटर ऐड भी नहीं हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता है अर्थ में से। मतलब ये स्टेटमेंट शायद आपको अजीबोगरीब लगे, पर ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि वाटर साइकिल जो प्रोसेस है वो चलती रहती है ऑल द टाइम। इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, और फिर वही पानी बारिश के रूप में वापस अर्थ पे आ जाता है। इस कारण टोटल वॉल्यूम जो होती है वाटर की वो कांस्टेंट रहती है अर्थ पे। आई होप यू नो अबाउट वाटर साइकिल। इवेपोरेशन, वेपराइज होना पानी का, कंडेंस होना, उसके बाद प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हो जाना। समझे? अब हम पढ़ेंगे यूसेज ऑफ वाटर के बारे में। तो वाटर कितनी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है ये बताओ। ड्रिंकिंग के लिए होता है, वॉशिंग के लिए होता है, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ को जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। ठीक है। अब यूज़ तो हो रहा है, इसी कारण प्रॉब्लम्स आ रही है वाटर अवेलेबिलिटी को लेकर।
यानी बहुत सारी ऐसी जगह हैं दुनिया में जहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है, जैसे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। अब इस कारण हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें कंजर्व करना चाहिए पानी को। तो पहले जानेंगे कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही है। पहला है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पार्शली ट्रीटेड सीवेज। अब जो गंदा सीवेज रहता है, हम वो सारी चीज़ें नदियों में बहा देते हैं, जो आधा ट्रीटेड रहता है उसे भी बहा देते हैं, जिस वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। एग्रीकल्चर, केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट ये भी नदियों में जा रहा है, इस कारण पोल्यूशन हो रहा है ना। अब इन सारी चीज़ों से क्यों पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि नाइट्रेट्स और मेटल एंड पेस्टिसाइड्स ये तीनों चीज़ें पानी में जा रही है, जो पानी से ह्यूमन बॉडी में जाएगी और वो डिसीज़ फैलाएगी। इस कारण हमें खुद को भी बचाना है और पानी को तो बचाना ही है, ठीक है। अब इसके कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, तो स्टेप पहली है वही आ जाएगा एफॉरेस्टेशन। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है ये, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट और ये सारी चीज़ें रहेंगी तो ये ग्राउंड वाटर को रिटेन करने में बहुत हेल्प करती है, रन ऑफ नहीं होने देती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये सेकेंड मेथड हो गया। फिर कैनाल्स यूज फॉर इरिगेशन फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड अप टू मिनिमाइज वाटर यूज। जो कैनाल्स यूज होते हैं वाटर के इरिगेशन पर्पस के लिए, क्रॉप्स वगैरह को इरिगेट करने के लिए, उन्हें बिल्कुल प्रॉपरली लाइंड अप करना चाहिए। या तो फिर आप ड्रिप इरिगेशन यूज करो, विच इज़ वेरी यूजफुल। आई होप यू नो अबाउट दैट। आई शो पिक्चर, ठीक है। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मेजर्स। अब आ जाते हैं हम अपने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पे। तो इसमें सबसे पहले आपको दो डेफिनेशन दी हुई है। पहली है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर वेयर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट। जहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है, ऐसी नैरो जोन जहाँ लिथोस्फीयर, लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर ये तीनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। और इसी एक नैरो कॉन्टैक्ट जोन में लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इसे कहेंगे बायोस्फीयर। अब हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी डेफिनेशन विच इज इकोसिस्टम। तो क्या होता है, बायोस्फीयर में लिविंग बींग्स इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। काय के लिए? सर्वाइवल के लिए। तो यही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। तो प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ये बात तो हम जानते हैं। अब हम प्लांट्स से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं? गम बना सकते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, पेपर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और हमें फ्रूट्स मिलते हैं, अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हमें प्लांट्स की वजह से मिलती है। एंड दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। वाइल्ड लाइफ क्या क्या देती है हमें? लाइफ हमें प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे मिल्क देती है, मीट देती है, हाइड्स, वुल, इंसेक्ट भी हमें देते हैं, हनी, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं फ्लावर्स को, इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर एज वेल, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इकोसिस्टम मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्दी है वाइल्ड लाइफ के द्वारा, ठीक है। अब पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड तुंद्रा, ठीक है। सबसे पहले फॉरेस्ट। 2 बात जान लो, हैवी रेनफॉल में फॉरेस्ट मिलेंगे, मॉइस्चर डिक्रीज हुआ तो फॉरेस्ट की साइज और ट्री की साइज कम हो जाएगी, ठीक है। जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल है वहाँ पे तुम्हें बहुत अच्छे फॉरेस्ट मिलेंगे, और जैसे ही रेनफॉल या मॉइस्चर डिक्रीज हुआ फॉरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। ग्रासलैंड सेकंड आता है। ग्रो इन रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। जहाँ मॉडरेट सी रेनफॉल है वहाँ पे तुम्हें ग्रासलैंड्स मिलेंगे। फिर स्क्रब्स, ये क्या होते हैं? तो ये श्रब्स होते हैं ना, हमारे छोटे छोटे पौधे, उन्हें कहेंगे। ये ग्रो करते हैं ड्राई एरियाज में जहाँ पे लो रेनफॉल होती है। इनकी डीप रूट्स होती है, ठीक है, और इनकी लीव्स थॉर्नी होती है और वैक्सी होती है, ठीक है, वैक्स वाले सरफेस की रहती है, ताकि जो वाटर लॉस हो वो बहुत ही कम हो। हम कैक्टस वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट आता है तुंद्रा। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमें कोल्ड पोलार रीजन में, ठीक है। मॉसेस और लीजेंस यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के बारे में।
अब हम ये जानेंगे सबसे पहले कि ये इन्हें कंजर्व करना क्यों है। ये पहली बात तो लैंड क्वालिटी डिग्रेड होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सारी चीज़ों की वजह से नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हमारे कटते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है काय का जो चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जिनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें। एनिमल्स बहुत पोच करे जा रहे हैं, बहुत पोचिंग हो रही है उनकी, विच इज़ इलीगल। ठीक है, काय के लिए? उनके नेल्स, उनके टीथ और उनके फीचर्स के लिए। ठीक है, सम ऑफ दीज एनिमल्स आर टाइगर, लायन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए? 4 से 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेड टू प्रोटेक्ट देम। लेक्स और वेटलैंड्स को भी नेसेसरीली इनको भी हम कंजर्व कर रहे हैं ताकि इनका जो हैबिटाट है, जो जगह है जहाँ ये लोग रहते हैं, वो भी प्रोटेक्ट हो। अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव, ये प्रोग्राम्स है, यू शुड रिमेंबर दिस। ठीक है, और इंडिया में जो किलिंग्स है, लायन, टाइगर, डियर, पिकॉक्स, ये सब इलीगल है। यही आपका ये चैप्टर हो चुका है ख़त्म। जो आपको करना है एज होमवर्क, जो आपका डिड यू नो, डू यू नो वाले जो कॉलम्स है साइड के, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है और एक बार चैप्टर की रीडिंग लगा लेना। चैप्टर अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। छोटी यूट्यूबर हूँ, प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।